हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, एक बड़ी घोषणा हुई कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जा रहा है। उसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस बता दिए गए हैं और साथ ही साथ जस्टिस रंजना देसाई को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। यह न्यूज़, यह खबर पूरी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सब जगह छा गई। सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी सभी उत्साहित हो गए कि बहुत सारा पैसा आने वाला है। अब 1.7 से लेकर के 2.5 तक का फिटमेंट फैक्टर होगा। ऐसी न्यूज़ चलने लगी कि जिनकी पेंशन 25,000 रुपये थी, उनकी पेंशन अब 50,000 रुपये हो जाएगी। ये सारी चीज़ें और ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसे सामान्य तौर पर इग्नोर किया जा रहा है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। वास्तव में जो 8th पे कमीशन है, इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली के चुनाव के दौरान। अब 6 महीने बाद करीब इसका टर्म ऑफ रेफरेंस दिया गया है और टर्म ऑफ रेफरेंस भी पूरा नहीं दिया गया है। मेजर गाइडलाइंस दी गई हैं एक तरीके से, और उन मेजर गाइडलाइंस में बताया गया है कि किन किन रेफरेंसेस के साथ यह वेतन आयोग कार्य करेगा। और उन रेफरेंसेस को जब आप समझेंगे और देखेंगे तो आपको शायद गहरी निराशा होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी वेतन आयोग कम से कम 18 महीने का समय लेता है अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए। उसके बाद वो रिकमेंडेशंस जाती हैं कैबिनेट के बाद, कैबिनेट के पास, कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद गवर्नमेंट उसको पास करती है, तब जा कर के सैलरी बढ़ती है। तो अभी जब वेतन आयोग का सिर्फ गठन हुआ है, तो अगर अभी ही आज के दिन भी वो काम करना शुरू करेगा तो भी कम से कम साल भर, आपको 1.5 साल लग जाएगा उसकी रिकमेंडेशंस आते आते। और अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 2028 से पहले इसके लागू होने की कोई संभावना नहीं है। और 2028 क्यों, 2029 समझिए, क्योंकि चुनाव के पहले ही इसे लागू करने का प्रयास शुरू किया जाएगा, जिस प्रकार की टाइमलाइन और टेंडेंसी दिख रही है। देखिए, घोषणा होते ही व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया और सब जगह बिल्कुल खुशी का माहौल बनाया गया। यहाँ तक कि एस्पिरेंट्स भी उत्साहित है कि इतनी बड़ी सैलरी उन्हें मिलेगी, एक बार बस सेलेक्ट होना है, सरकारी नौकरी और ज़्यादा आकर्षक हो गई। एक तरीके से लोगों ने ये मान लिया कि सैलरी अब डबल होने जा रही है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल ऐसी नहीं है। देखिए, भारत में या हमारे देश में एक चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती है। वास्तविक सरकारी प्रक्रिया वैसी ही रहती है। पे कमीशन की राजनीति भी नई नहीं है। इस बार खेल सिर्फ राजनीति का ही नहीं है, इस बार तो ऑप्टिक्स भी है, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग भी है और टाइमिंग का सर्जिकल प्रयोग भी है। सरकार अनाउंसमेंट कर देती है और जैसे ही अनाउंसमेंट करती है उस पर चर्चा, डिबेट्स, डिटेल्ड डिस्कशन शुरू हो जाते हैं और टीवी पर बड़े बड़े पैनल डिबेट्स आप देखने लगते हैं, मीडिया में हेडलाइंस चमकने लगती हैं। लेकिन जिस फाइल को चलना है वो फाइल अभी कमरे के बाहर नहीं आई है। देखिए, लोकतंत्र में घोषणाएं तुरंत होती हैं, लागू और बदलाव इसमें बहुत समय लेता है और इसीलिए इसके टाइम फ्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 8th पे कमीशन को लेकर के जो बात कही जा रही है टर्म ऑफ रेफरेंस की, जरा टर्म ऑफ रेफरेंस को भी पहले समझ लेते हैं। देखिए, टर्म ऑफ रेफरेंस किसी आयोग के लिए असली उसकी चाबी होती है। अनाउंसमेंट की हेडलाइन बनाई गई, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस क्लॉक शुरू होती है। और जब टर्म ऑफ रेफरेंस आता है तो कहा जाता है, उसमें बताया जाता है कि किस पर यह वेतन लागू होगा, कौन सा फार्मूला होगा, डिफेंस पैरिटी क्या होगी, पेंशनर्स का क्या किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, मार्केट बेंचमार्क, डेटा इकट्ठा करना, इन सब के लिए क्या क्या काम करने होंगे और कैसे काम होगा, कैबिनेट का क्लियरेंस कैसे मिलेगा, बजट में अलाइनमेंट कैसे होगा। देखिए, एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब भी सरकार वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहती है तो उस साल के बजट में उसको लेकर के एक प्रोविज़न करती ज़रूर है कि जब फाइनेंस कमीशन आएगा तो एक लमसम अमाउंट हमारे पास बजट में होना चाहिए। इस बार के बजट में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगले बजट में हम लोग देख लेंगे फरवरी में। तो बेसिकली क्या है, टर्म ऑफ रेफरेंस की कहानी यह है कि वो अभी पूरी लिखी नहीं गई, अभी डिटेल्ड टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं है। अभी बेसिकली बताया गया है कि जो आपका वेतन आयोग है उसे ये देखना होगा कि भारत की ग्रोथ नीड क्या है, फिस्कल बर्डन क्या है, राज्यों पर कितना बर्डन आएगा, केंद्र पर कितना बर्डन आएगा, कैसे ये चीज़ें पूरी होंगी, किस तरीके से हम अपने घाटे के टारगेट को पूरा करेंगे। इन सबको ध्यान रखते हुए वेतन आयोग को वेतन वृद्धि की सिफारिश करती है।
अब आप समझिए कि ये जो बड़ी घोषणा की जा रही है कि टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिया गया है, टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप क्लियर समझिए कि अभी प्रक्रिया शुरू होगी। राजनीति भले ही ये बताए आपको कि नहीं आपकी सैलरी डबल होने वाली है, लेकिन आप यकीन मानकर चलिए कि 2028 से पहले ऐसी कोई स्थिति बनती दिख नहीं रही है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि लोगों को ये लगता है कि सरकार चाहे तो क्यों नहीं हो सकता, सैलरी क्यों नहीं बढ़ सकती। देखिए, मामला सरकार की विल और विश का केवल नहीं है, यह एक मल्टी लेयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकंस्ट्रक्शन होता है। फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें, एक शब्द आप लोग बार बार सुन रहे होंगे, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। फिटमेंट फैक्टर, देखिए बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिटमेंट फैक्टर 1 है तो इसका मतलब जितनी सैलरी है उतनी ही रहेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 हुआ तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.7 से लेकर के 2.5 तक रह सकता है, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 35 से 50% के आसपास सैलरी में बढ़ोतरी संभावित है। अब सैलरी बढ़ेगी, एचआरए बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा, डीए रीसेट होगा, पेंशन स्लैब्स बदलेंगे, ये सब बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी कैसे? क्या ये सब चीज़ें करना इतना आसान है? अब आप समझिए इसको उस एंगल से जिस एंगल को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत देखें तो भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट 6% से ऊपर नहीं हो सकता। वर्तमान में ये डेफिसिट 5% के अराउंड है, 5% से थोड़ा कम मान लीजिए। और अगर जो सैलरी करीब 1 करोड़ लोगों की बढ़नी है, इसमें 1 करोड़ में जब मैं कह रहा हूं तो पेंशनर्स, सैलरीड एम्प्लॉयज सब शामिल है, तो अगर वो बढ़ जाएगी तो करीब 2% का फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की संभावना है। तो सरकार का जो टारगेट है 6%, इससे कहीं ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, जो कि 6% से बाहर निकल जाएगा, जो एफआरबीएम एक्ट का वायलेशन होगा। सरकार किसी भी तरीके से यह नहीं कर सकती। दूसरी खास बात, फिजिकल डेफिसिट का जो एक तरीके से हम ट्रेंड देखें तो वो बढ़ने के ट्रेंड पर है। आप देख रहे होंगे इधर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुए, ट्रेड बैरियर्स हुए, लॉसेस हुए गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट का जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कल्याणकारी व्यय जो किसानों के खाते में जाते हैं, बाकी सारे व्यय, वो बहुत ज़्यादा बढ़े। तो अचानक कोई सरकार इतना बड़ा फिस्कल यानी राजकोषीय शॉक लेने की स्थिति में नहीं हो सकती। देखिए, सरकार कभी भी फिस्कल सुसाइड नहीं करेगी, और वो ऐसा नैरेटिव देंगे, टाइमलाइंस बढ़ाते रहेंगे, पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस को कैश करने की कोशिश करेंगे। इस प्रक्रिया में डीए को हाइक कर सकते हैं, बीच बीच में डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बढ़ा सकते हैं, और ये सारे मैकेनिज्म करते रहेंगे। लेकिन सच ये है कि सरकार बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकती। अब जो ये दोगुनी वृद्धि वाला मामला है, इसका एक और लेयर है, वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आपसे कहा जाता है कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, दो गुनी बढ़ जाएगी, तो अब आप सोचिए ये 10 साल के लिए अगले वही रहनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये सोचते हैं कि आपका महंगाई भत्ता भी उसके साथ ऐड हो जाएगा, और उसके साथ साथ जैसे आपने महंगाई का एक इंटरनल अगर आप उसका मैथमेटिक्स समझें तो महंगाई जो सीपीआई का मेजरमेंट होता है, तो अगर आप देखें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट का पैकेट जो 5 रुपए का था वो 5 रुपए का ही मिल रहा है। इसका मतलब उसमें महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस पैकेट के बिस्किट जो 12 हुआ करते रहे होंगे वो 8 आ जाएंगे, या 8 आते होंगे तो 4 आ जाएंगे, लेकिन वो 5 रुपए का ही रहेगा। इसी तरीके से माचिस की बात करें तो 2 रुपए की माचिस होगी या 1 रुपए की माचिस होगी, उसमें अगर 50 तीलियां होती होंगी तो 20 आने लगेंगी, बट द थिंग वो 5 रुपए। तो इसका मतलब महंगाई बढ़ी ऑन डेटा फैक्ट, ऑन डेटा साइड नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप पर जो रियल बर्डन पड़ रहा है वो तो आप पर बढ़ रहा है। तो अगर जिस हिसाब से महंगाई की गणना होती है और अगर हम रियल टाइम में हमारे ऊपर इंपैक्ट को पड़ते हुए देखें, तो अगर ये सैलरी 1.5 गुना बढ़ भी जाती है, जो कि 10 साल के बाद बढ़ रही है और अगले 10 साल इतनी ही रहनी है, तो आप अंदाजा लगाइए कि रियल में आपका गेन कितना हो रहा है। वास्तव में ये रियल गेन जो होगा वो शायद 0.02%, 0.2%, इससे ज्यादा नहीं होगा।
इसकी कैलकुलेशंस भी मैं एक वीडियो में बना करके समझा सकता हूं। अगर आपको ये बात समझ आ रही है या आपको डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं इसका एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पर ये दोगुनी हो रही सैलरी भी किस तरीके के असर डालेगी, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, ये जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका मोमेंटम मिलेगा, उनको जो एस्पिरेंट्स है वो भी और ज़्यादा ड्रीम करेंगे कि भाई इतनी भयंकर, इतनी बड़ी सैलरी के साथ मैं जॉब करूंगा, साथ साथ डीएम बनूंगा। लेकिन आप इसको समझिए कि ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इंसेंटिव है। जो पेंशनर्स हैं उनको भी वेट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल कैपिटल मेकिंग हो रही है, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इसको। और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि आपकी सैलरी इतनी जल्दी बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल माला माल हो रहे हैं, पहली चीज़ ये है इतनी जल्दी नहीं बढ़ रही है। और दूसरी चीज़, जो माला माल वाला नैरेटिव है वो भी मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से वो माला माल होने का नैरेटिव भी उतना सही नहीं है। आपकी जेब में पैसा आएगा, लेकिन जो पैसा आएगा उतनी महंगाई आप झेल रहे हैं। रियल गेन आपका कितना होगा वो आपको समझना होगा। और यही चीज़ सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस पूरे गेम का। देखिए, एंड गोल सबके लिए सेम है कि पे कमीशन की रिपोर्ट आए और लागू हो, लेकिन 2028 से पहले ये होता संभव नहीं है। देखिए, टाइमलाइन जो होती है वो अनाउंसमेंट से नहीं बनती है, टर्म ऑफ रेफरेंस से बननी शुरू होती है। और टर्म ऑफ रेफरेंस भी डेटा से बनता है। डेटा पहले कलेक्ट होगा, एनालाइज होगा, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पर डिबेट होगी, कैबिनेट का अप्रूवल होगा, बजट में सैंक्शन होगा, तब जाकर के, और बजट पूरा बैलेंस करने की कोशिश करते हुए ही इसको बढ़ाएगा। तो इस पूरे गेम को आपको बहुत आसानी से आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ आ रही है, और अगर आप मेरी बात को बेहतर समझ रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब मैं आपको इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि जब कोई कहे कि 8th पे कमीशन अगले साल से लागू हो जाएगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से मुस्कुराइए और शांति से कहिए कि हाँ सर, मुझे प्रक्रिया का अंदाज़ा है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इस देश में वास्तव में वोट का कैलेंडर बहुत तेज़ चलता है और गवर्नमेंट का कैलेंडर बहुत ही स्लोली और मैं कह सकता हूँ गंभीरता से चलता है। दोस्तों, ये 8th पे कमीशन सिर्फ वेतन बढ़ाने की कहानी नहीं है। वास्तव में आपको यह समझना होगा कि ये पॉलिटिकल सिग्नलिंग का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, और इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक डिले है वो तो होना ही होना है। तो यह बात यहाँ से क्लियर हो जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जब भी आपसे पे कमीशन की बात की जाए तो भारत में आज भी अनाउंसमेंट्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं और लोगों में खुशी का माहौल दिखाया जाता है, लेकिन रियल ग्राउंड पर जब रियलिटी है वो बहुत समय लेकर के आती है, और जब तक आएगी तब तक मैंने आपको उसकी कैलकुलेशन बताई कि कैसे और कितनी आएगी। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि पे कमीशन एक वेलफेयर है या पॉलिटिकल टाइमिंग है? क्या आप इसे ग्रोथ इनेबलर मानते हैं या टेम्परेरी वोट अपीजमेंट की पॉलिसी मानते हैं? आप अपने विचार ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा, और यह वीडियो भी ज़रूर उन लोगों को शेयर करिएगा जो लोग शायद इस एंगल से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन की मिसडीलिंग के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। एक छोटा सा आपको जानकारी दे दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ हमारी दिवाली की सेल एक्सटेंड हो गई है और ये आज तक ही आपको अवेलेबल थी, तो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको दिवाली में जो लगभग 70% का डिस्काउंट था स्टडी IQ IAS के सारे कोर्सेज पर, वो मिलेगा। बस आपको याद रखना है कि आपको PK Live कोड का इस्तेमाल करना है। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको 70% तक डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन यह डिस्काउंट मात्र आज के लिए वैलिड है। आज के बाद दिवाली सेल ऑफ हो जाएगी, तो जल्दी कीजिए, हमसे जुड़िए और अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।